हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सोल्व करने वाले हैं टीआईएफआर 2023 के कुछ क्वेश्चन। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ये सेकंड वीडियो है। उसको वीडियो के अंदर हमने पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी हम यहाँ पर बाकी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। पहले 5 पहले मैं करवा चुका हूँ, दिन में वो वीडियो अपलोड हो गई थी, तो अगर आप इनकेस इंटरेस्टेड हो तो आप उसको देख सकते हो। तो गाइस देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 गाइस देखो, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन था, हमें एक एक्सनोर गेट गिवन था ऐसे, ठीक है। ये क्या गिवन था हमें, एक्सनोर, और वो भी 3 इनपुट के साथ गिवन था, ठीक है। लेट्स से ए बी सी हमारे क्या यहाँ पर इसके इनपुट है, राइट। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमें अब ए बी सी की वैल्यू गिवन थी। जो ए था मेरे को वो गिवन था 0 0 0, साथ में 1 1 0 1 1, ये हमें यहाँ पर गिवन था। ऐसे हमें बी भी गिवन था। बी की वैल्यू क्या है, 1 0 1 है, साथ में क्या है, 0 0 है, और साथ में 1 1 है। और ऐसे सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 0 0 1 0 1 1 साथ में 0। तो ये हमें यहाँ पर इनपुट गिवन थे ए बी सी। हमें यहाँ पर क्या बताना था, आउटपुट बताना था। क्या बताना था, आउटपुट बताना था। तो गाइस ये मेरे पास क्या एक्सनोर है, तो एक्सनोर का जो आउटपुट है वो कैसे आएगा, ए। तो ऐसे हमारे पास लिखा जाता है एक्सनोर का आउटपुट। तो जस्ट हमें यहाँ पर इस चीज को सोल्व करना है, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो आओ फिर देखो कैसे करना है। तो गाइस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पर। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, ए बी सी, ठीक है। सी को बाद में लिखूंगा मैं यहाँ पर, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर ए बी, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं यहाँ पर सी। सारी चीज समझ में आएगी मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, जस्ट हल्का सा वेट करो। तो गाइस इस चीज को समझो, हमें यहाँ पर ये चीज करें, तो मैं पहले इस ए प्लस बी को सोल्व करवा लूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको एज अ कंबाइन लेकर सी के साथ करवा दूंगा। तो ये चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूं, ठीक है। तो आओ फिर करते हैं इस चीज को। तो देखो यहाँ पर पहले ए बी लिख लेता हूं मैं सारे के सारे की क्या गिवन है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। वैसे गाइस जिसको भी ये याद थे ना सारे के सारे ए बी सी, कमाल की बात है, ठीक है। मतलब कैसे नंबर्स को याद करके आए हो पता नहीं, जिसने भी सेंड किया कमाल है। तो 1 0 1, फिर 0 0 है, मतलब मेरे को तो याद नहीं रहता यार ऐसा, मतलब जिसने भी किया है तो कमाल की बात है। तो गैस अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक्स नोर गेट, राइट। तो गैस सॉरी, ये जो है ए प्लस बी वाला जो चीज है ये किसका होता है, एक्सोर का होता है। एक्स नोर के साथ में तो बार लगता है, तो ये किसका होता है, एक्सोर का होता है। और गैस एक्सोर की एक खास बात होती है कि अगर मेरे पास क्या डिफरेंट इनपुट होता है तो वो हाई आउटपुट देता है, और अगर सेम इनपुट होते हैं तो क्या देता है, वो 0 देता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, पहले वाले केस में क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगले वाले केस में क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आगे 0 1 डिफरेंट है तो 1 आ गया, फिर यहाँ डिफरेंट है 1 आ गया, फिर यहाँ डिफरेंट है 1 आ गया, फिर 0 0 सेम है तो यहाँ 0 आ गया, फिर ये भी दोनों सेम है तो 0 0 यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ए प्लस बी को प्लस सी के साथ करवाना है, राइट। तो अब इसको भी करवा लेंगे, तो आओ देखो इसको भी करवा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखो सी को लिख लेता हूं एक बार पहले मैं। सी मेरे पास क्या है, 0 0 0 0, उसके बाद क्या है 1 0 है, उसके बाद क्या है 1 1 0 है, 1 1 और 0। अब सेम चीज यहां पर करा लो, इधर डिफरेंट है तो 1 आ गया, इधर सेम है तो 0 आ गया, इधर सेम है तो 0 आ गया, फिर डिफरेंट है 1 आ गया, फिर सेम है 0 आ गया, फिर डिफरेंट है 1, फिर डिफरेंट है 1, फिर सेम है 0 आ गया, राइट। अब जो y है क्या इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो आओ कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यहां पर 0 हो जाएगा, फिर 1 1, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1, फिर ये 0 0 1। तो ये मेरे पास यहां पर क्या हो जाना है, इसका आंसर हो जाना है 0 1 1 0 1 0 0 1, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शंस के ऊपर गाइस तुम्हें ऑर्डर कैसा गिवन था, जैसा तुम्हें ऑर्डर गिवन था उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर दोगे। हो सकता है ऑर्डर के अंदर ऐसे आंसर दे रखा हो सकता है कि ऐसे दे रखा हो, जैसे भी दे रखा था उसके अकॉर्डिंगली कर लोगे यार। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कौन से केस के लिए क्या बन रहा होगा, जैसे भी तुम्हें क्वेश्चन फ्रेम करा था उसके अकॉर्डिंगली आंसर इसको कर दोगे। तो पोज करके एक बार नोट कर लो, अगर नोट कर रहे हो तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हो गया, तो आप फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस नेक्स्ट वाला, ठीक है। देखो आओ, हमें देखो क्या दे रखा था, हमें दे रखा है डायटोमिक मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं जस्ट कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें एक डायटोमिक मॉलिक्यूल दे रखा था, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है हमारा, स्मॉल ऑक्सीलेशंस कर रहा होगा, ठीक है। उसके हमें यहाँ पर क्या निकालनी थी, जस्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्मॉल ऑक्सीलेशन की। गिवन क्या है, हमें यहाँ पर पोटेंशियल गिवन था, तो पोटेंशियल कितना गिवन है, एप्सिलॉन
साथ में a की पावर 4 है डिवाइड बाय 4 r की पावर 4 है माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2r²। गाइस देखो मैंने कहा था कि ये वाली जो टाइप रहती है वो तुम्हारी एक इंपॉर्टेंट टाइप रहती है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में निकलने के चांस रहते हैं, बस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज है ना वो डायटोमिक मॉलिक्यूल दे रखी है, और डायटोमिक केस के लिए भी हमने ऑलरेडी किए हुए प्रॉब्लम्स, ठीक है। डायटोमिक क्या होता है, काइंड ऑफ उसको ऐसे डील कर सकते हैं ना कि मेरे पास दो मास है स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो अगर हम उसमें ओमेगा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, के डिवाइड बाय, यहाँ पर होता है रिड्यूस मास। इस बार यहाँ पे जस्ट मास नहीं आ जाता, इस बार क्या आता है, रिड्यूस मास आता है। अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो जो रिड्यूस मास होता है क्या होता है, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही होता है रिड्यूस मास, राइट। तो इस क्वेश्चन को जस्ट हमें ऐसे सोल्व करवाना था, ठीक है। कि हमें पता है कि क्या होता है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, राइट। स्टेबल पॉइंट के ऊपर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जस्ट, राइट। तो आओ फिर कर, यही तो चीजें करनी थी क्वेश्चन के अंदर, और कुछ था ही नहीं प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप कि अप्रोच तो पता चल गई। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या चीजें गिवन थी, और फिर उसको सोल्व करवा लेंगे। इसको मैं साइड में पुट कर देता हूं एज इट इज, ये जस्ट अप्रोच है, ठीक है। ओके, तो और क्या क्या चीजें में गिवन थी यहाँ पर, हमें यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन थी 4 × 10 की पावर -18 जूल, ठीक है। उसके साथ में और क्या गिवन था, A = B गिवन था, = 1 आर्मस्ट्रॉन्ग गिवन है हमें ये। साथ में हमें और क्या गिवन है, हमें जो मासेस है, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, उसके में यहाँ पर मास दे रखा है, ठीक है। उसमें जो मास है m1 दे रखा है मेरे को 1 AMU, और जो m2 दे रखा है मेरे को वो दे रखा है 8 AMU। तो ये हमें यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल का मास दे रखे हैं, जो दोनों एटम है मेरे पास डायटोमिक के अंदर, वो मेरे को यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो चीज है वो यहाँ पर सभी को क्लियर होगी। ओके, तो दोनों मासेस हमें गिवन है। साथ में गाइस क्वेश्चन के अंदर 1 AMU का मास भी गिवन था कि किसके इक्वल होता है केजी के अंदर, तो 1.67 × 10 की पावर -27 केजी के क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। निकालना क्या था, निकालना था हमें फाइंड द फ्रीक्वेंसी म्यू फॉर द स्मॉल ऑक्सीलेशन, फॉर द स्मॉल ऑक्सीलेशन। तो ये चीज हमें यहां पर गिवन थी, क्लियर है। तो अब प्रॉब्लम गाइस डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए अप्रोच बताने के बाद, ठीक है। एक बार ट्राई कर लो जैसे, क्योंकि अभी तुम्हारा आईटी जैम का एग्जाम बचा है ना, खत्म थोड़ी हो गया अभी, ठीक है, राइट। और अगर आप पीएचडी के एस्पिरेंट थे तो अभी आप नेट देने वाले हो, जल्दी जल्दी गेट देने वाले हो, तो एक बार पोस्ट करके दोबारा से ट्राई कर लो, ठीक है, अगर पहले नहीं किया था एग्जाम के अंदर तो आप देखो गाइस, मैं इसको करवाना स्टार्ट करता हूं, तुम वीडियो को पोस्ट करो, ट्राई करो। अप्रोच मैंने बता दिया। तो देखो गाइस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, ओमेगा = क्या बोला मैंने, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। और यहां पर क्या करना होगा, आर नोट पुट करना होगा, आर को, आर नोट क्या है, स्टेबल पॉइंट वाली पोजीशन होगी, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, रिड्यूस्ड मास आएगा, ठीक है। जो मैंने पीछे बताया रिड्यूस्ड मास क्या होगा तुम्हारे पास, जो तुम्हें मासेस गिवन है m1 × m2 डिवाइड बाय m1 + m2। गैस बेसिकली ना यहाँ से हम करते क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर 2 बॉडी प्रॉब्लम है, तो 2 बॉडी प्रॉब्लम से इसको हम 1 बॉडी प्रॉब्लम बना लेंगे रिड्यूस मास का यूज करते हुए। तो रिड्यूस मास का जो काम है वो यही है कि 2 बॉडी प्रॉब्लम से 1 बॉडी प्रॉब्लम बना देता है, ठीक है। 2 बॉडी से 1 बॉडी प्रॉब्लम बना देता है। तो इसको हमेशा आगे से याद रखना कि अगर 2 बॉडी को 1 बॉडी बनाना होगा तो क्या करना होगा, वहां पर रिड्यूस मास हमें यूज करना होगा। तो आप फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट। तो देखो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, जो v मेरे को यहाँ पर दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। पहले स्टेबल पॉइंट निकालना है इसका, तो डेल v बाय डेल r करेंगे। तो एक बार v को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, क्योंकि यार स्लाइड चेंज करने पे गलतियां हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या एप्सिलॉन है, फिर अपने पास क्या दे रखा है, a की पावर 4 दे रखा था, फिर मेरे पास 4, मेरे पास यहीं पे पेज पे लिखा है, इसे लिख लेता हूँ मैं। तो 4r4 आएगा, -b² है, साथ में डिवाइड बाय 2r² है। तो ये चीज मेरे को यहाँ पर गिवन थी, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, जस्ट डिफरेंशिएट करवाना है, तो करवा लो डिफरेंशिएट। एप्सिलॉन को आगे लिख लूंगा, आगे डिफरेंशिएट तो कराना है तो करवा लो। तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा a4, यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो पहले ऊपर -4 आएगा, साथ में यहाँ पर 4 आएगा, r की पावर 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास माइनस, इधर b² है डिवाइड बाय 2 है, r² का r³ हो जाएगा, और -2 यहां पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सिंप्लीफाई करवा लो एप्सिलॉन, और ये चीज क्या रहेगी, 4 से 4 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो अपने पास बचेगा -a4 डिवाइड बाय r की पावर 5, साथ में प्लस b² डिवाइड बाय r³ इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे।
इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेबल पॉइंट निकालना है। स्टेबल पॉइंट के ऊपर क्या होता है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर उस चीज के लिए जस्ट इस पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू आर वो 0 कराया गया है। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। तो अभी यहाँ पे क्या करना है? हमें आर की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए जो आर की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ से निकालनी है। तो देखो आर की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, यहाँ से हो रहा है a की पावर 4 डिवाइड बाय a की पावर 4 डिवाइड बाय r की पावर 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर है डिवाइड बाय r क्यूब है। राइट, ये इक्वेशन आ रही है यहाँ से। तो अब r क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर जस्ट r स्क्वायर बच जाएगा। राइट, तो यहाँ से जो r स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास वो किसके इक्वल आ जाएगी? वो आ जाएगी a की पावर 4 डिवाइड बाय b स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से जो r है मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय b। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हुई है? r की वैल्यू हुई है a स्क्वायर डिवाइड बाय b। तो आई होप कि यहां तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी। r की वैल्यू आ चुकी है a स्क्वायर डिवाइड बाय b। राइट, ओके नाइस। तो गाइस ये मेरे पास वो r की वैल्यू है जहां पर मेरे पास क्या है? ये एक स्टेबल पॉइंट है। राइट, तो अपने पास यहां पर जो r है इक्वल टू r नोट है, यानी कि a स्क्वायर बाय b, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? नेक्स्ट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, r इक्वल टू दिस थिंग। तो यहां पर अभी हमें ये सोल्व करवाना है। ठीक है, तो आओ सोल्व करवा लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करा लो। जो ये रिजल्ट आया ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करा लो यहाँ पर। तो अपने पास यहाँ पर तब डिफरेंशिएट करा लोगे तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास क्या आएगी? एप्सिलॉन, साथ में आएगा मेरे पास यहाँ पर 5 a की पावर 4 r की पावर 6, साथ में -3b स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय r की पावर 4। गाइस जस्ट डिफरेंशिएशन कराना है, डिफरेंशिएट कराने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, मेरे को बार बार स्लाइड आगे पीछे करनी पड़ती तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा होगा डिफरेंशिएशन के बाद। अब क्या करेंगे? यहाँ पर गाइस सारी वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, क्या क्या वैल्यू पुट करोगे? r की वैल्यू पुट कर दो। r की वैल्यू क्या थी? a स्क्वायर बाय b थी, और ये a स्क्वायर बाय b, a की वैल्यू कितनी गिवन है? a और b की जो वैल्यू है वो हमें 1 आर्मस्ट्रॉन्ग गिवन है। राइट, तो यहाँ पर a स्क्वायर डिवाइड बाय b क्या बचेगा? ये जस्ट 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, पुट करवा लो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बन जाएगा। राइट, तो r की वैल्यू 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, इधर पुट कर लो सारी वैल्यूज। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू गिवन थी वो क्या गिवन थी हमें? एप्सिलॉन की जो वैल्यू थी वो 4 इंटू में 10 की पावर -18। तो 4 इंटू में 10 की पावर -18, साथ में 5 इंटू में 1। ठीक है, मतलब गाइस देखो इसको ना ऐसे देखना, पहले अपने पास यहाँ पर A4 है, नीचे R6 है, और ये सारी चीजें इक्वल अगर देखा जाए तो। राइट, तीनों की तीनों चीजें 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल है ना। A इक्वल टू B इक्वल टू R, सारी की सारी वैल्यू क्या है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो अपने पास यहाँ पर जस्ट नीचे क्या रह जाएगा? 1/r स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर -20 रह जाएगा नीचे। ऐसे यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 10 की पावर -20 रह जाएगा नीचे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 2 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 इंटू में 10 की पावर -20 नीचे, ऊपर 10 की पावर 18 है विद नेगेटिव साइन, तो अपने पास हो जाएगा 10 की पावर 2 पर आ जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? यहाँ से 800 आ गई। कितनी आ गई? 800। किसकी वैल्यू है? तो ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 800। ठीक है, अभी क्या करना है हमें? अभी गाइस नेक्स्ट काम हमारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो आप फिर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पोज करके एक बार नोट कर लो बचा है तो ये। ठीक है, तो आप देखो बढ़ते हैं गाइस फिर हम लोग आगे। तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था मेरे पास वो क्या होगा? देखो ओमेगा का एक्सप्रेशन होता है मेरे पास अंडर रूट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था। सेकंड और डेरिवेटिव आएगा, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, डिवाइड बाय रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस मास की बात की जाए तो रिड्यूस मास कितना होगा? m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, m1 की वैल्यू दे रखी है हमें 1 और m2 की वैल्यू दे रखी है 8। यूनिट क्या है? AMU है। तो यहां पर क्या आएगा? 1 इंटू में 8 डिवाइड बाय 1 प्लस 8, यानी कि 8/9 AMU आ गया है। ठीक है, तो अगर इसको तुम केजी में चेंज करोगे तो क्या आएगा? 8 डिवाइड बाय 9 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर -27। तो ये अपने पास यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो ये अपने पास है यहाँ पर रिड्यूस मास की वैल्यू। करेक्ट, अब गाइस देखो हमें यहाँ पर पुट करवानी सारी वैल्यूज, और हमें ना ओमेगा नहीं निकालना, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी थी, हमें क्या निकालनी थी? फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है ना वो होती है मेरे पास क्या? ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 1/2 पाई। और गाइस देखो तब ना ये न्यूमेरिकल में आंसर करना होता है ना, अगर ऑप्शंस में होता तो ये फैक्टर देख के पता चल जाता है कि हमने गलती कर दी है। लेकिन अगर एक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है ना तो यहाँ पर गलती हो जाती है एग्जाम के अंदर कि हमें डिवाइड बाय 2 पाई करना भूल जाए यहाँ पर।
हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, सब कुछ करो यहाँ तक आए लेकिन डिवाइड बाय 2 पाई करना भूल गए। तो क्वेश्चन को ठीक से रीड करा करो कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यार अगर इतनी मेहनत करके आए हो, सब कुछ कर लिया है, कैलकुलेटर से भी निकाल लिया है और जस्ट 2 पाई के साथ डिवाइड नहीं किया तो बड़ा दुख आता है फिर। ठीक है कि मार्क्स कटवाए तो कहां पर कटवाए। ठीक है ओके, तो अपने पास यहाँ पर 1/2 पाई है, साथ में अंडर रूट आएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 800 आई थी क्या, बिल्कुल 800 हमने निकाली थी, डिवाइड बाय म्यू, ये रहा अपने पास यहाँ पर म्यू की वैल्यू यानी कि रिड्यूस मास की वैल्यू। तो गाइस अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये मैंने कैलकुलेट कर रखी ऑलरेडी वैल्यू, तो ये आएगी मेरे पास 1.1925 इंटू 10 की पावर 14। तो इसको तुम राउंड ऑफ करके 1.2 भी लिख सकते हो, 1.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, इसका आंसर है। दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स इट। ये था हमारे यहाँ पर क्वेश्चन। तो आई होप कि जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सभी को क्लियर होगा। पोज करके नोट कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। ओके तो आओ गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा सी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, मतलब पोलराइजेशन का क्वेश्चन हमारे पास ये। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें गिवन है ई नॉट, साथ में क्या है साइन के जेड है, साथ में मेरे पास क्या है कोस है, साथ में मेरे को गिवन है ओमेगा टी आई कैप प्लस में कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, साथ में क्या गिवन है जे कैप गिवन है। तो ये चीज हमें यहाँ पर गिवन है और हमें यहाँ पर पूछा गया था कि हमारे इसकी जो पोलराइजेशन है वो कैसी है। देखो गाइस जो ऑप्शन थे यहाँ पर वो कैसे डिजाइन थे, तो मैं यहाँ पर पूछा गया था ट्रेवलिंग वेव है या स्टैंडिंग वेव है, ये चीज पूछी गई थी और साथ में तुमसे यहाँ पर इसकी पोलराइजेशन पूछी गई थी कि किस टाइप की यहाँ पर हमारी ये पोलराइजेशन है। तो ये चीजें थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि इस चीज को कैसे आंसर करना था। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, आप पेपर दे के आए हो, आपको क्वेश्चन पता है। और अगर लेट्स से कि आप इसको बाद में देख रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आप 2024 टीआईएफआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस केस में गाइस आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हो टीआईएफआर की साइट से और वहां पर आपको सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे और फिर साथ में आप इन सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हो। ठीक है ओके, तो आओ गाइस देखो फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास क्या दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दे रखी थी और हमें क्या बतानी थी यहाँ पर, हमें ये बतानी थी क्या ये स्टैंडिंग वेव है या फिर ट्रैवलिंग वेव है, और साथ में हमें ये बताना था कि इसकी पोलराइजेशन कैसी है। तो आओ देखो डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज समझो कि हमारी स्टैंडिंग वेव है, और मैं स्टैंडिंग वेव क्यों कह रहा हूं, अगर मेरे पास जो के जेड है, के जेड इज इक्वल टू एन पाई हो जाए, अगर के जेड इज इक्वल टू एन पाई है, तो अब यहाँ पर ओमेगा टी की कुछ भी वैल्यू होते रहे, क्या ये हमेशा तुम्हारे पास ये जो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है जीरो हो जाएगा, यानी कि मेरे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नोड क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तब मेरे पास जो z है ना, ये क्या हो जाए एन पाई डिवाइड बाय के हो जाएगा, तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगी नोड हो जाएगी। तो ये क्या एक फिक्स नोड है, और फिक्स नोड किस केस में आती है हमारे पास, स्टेशनरी में। टाइम की यहां पर कुछ भी वैल्यू हो, टाइम की यहां पर कुछ भी वैल्यू हो, यहां पर हमेशा क्या रहने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहने वाली है। तो यानी कि क्या एक स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, तो क्या हमारे पास ये एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। तो ये तो थी पहली चीज। ठीक है, तो यहां पर ट्रैवलिंग वेव नहीं है, एक स्टैंडिंग वेव है। ओके, अब इसके आगे की बात करेंगे। अब गैस हमें बात करनी है यहाँ पर पोलराइजेशन की स्टेट की, राइट। पोलराइजेशन स्टेट में कैसे पता चलेगा कि टाइम के साथ वो कैसे प्रोपोगेट कर रही है, मतलब कैसे हमारे पास वो चेंज हो रहा है उसकी स्टेट, राइट। तो वो मैं यहाँ पर पता चलेगा, प्रोपोगेट नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब टाइम के साथ कैसे वो चेंज कर रहा है, कैसे वो घूम रही है, तो यहाँ पर उसकी बात करनी है हमें। ठीक है, तो आओ सॉरी तो आओ देखो फिर इस चीज को हमें कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर क्या गिवन है, देखो कोस ओमेगा टी आई कैप है, कोस मैं इसको लिख लेता हूं एक बार, कोस ओमेगा टी आई कैप है, साथ में कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 जे कैप है। तो ये चीज हमें यहाँ पर गिवन है, राइट। और गैस आगे भी हमें यहाँ पर गिवन है, लेकिन ये वाली चीज अब हमारे लिए मैटर नहीं करेगी इधर। ठीक है, ई नोट साइन के जेड ये एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि जो टाइम का फंक्शन है जो सी ए वाला है, तो पोलराइजेशन की स्टेट हमें यहाँ से निकालनी है, राइट। इस वाले का काम था हमारा यहाँ पर बताना कि स्टेशनरी की नहीं है, तो वो चीज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी जैसे हमें पोलराइजेशन की बात करनी है, तो उसके लिए हमें जस्ट ये वाला पार्ट चाहिए। तो एक बार मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड टी इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अगर मैं t इक्वल टू 0 कर देता हूं तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, और z को भी गाइस ऐसे मतलब यहाँ पर 0 मत करवाना z को, क्योंकि अगर 0 करवा दोगे तो अपने पास यहाँ पर वैल्यू फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर जस्ट कोई भी एक रैंडम z की वैल्यू ले लो जिससे तुम्हारे पास ये फिक्स हो जाए एक बार, ठीक है। एक बार इसको फिक्स कर लो और फिर यहाँ पर जस्ट टाइम को चेंज करवा लो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कर रहा हूँ मैं t इक्वल टू 0 के लिए सोल्व। तो अगर t इक्वल टू 0 के लिए करते हो, आगे सम इसके पास एक फैक्टर रहेगा, इसको लेट्स से मैं e0 बोल देता हूँ या e1 बोल दो इसको कंप्लीट को, ठीक है। इस कंप्लीट फैक्टर को मैंने बोल दिया सम e1 क्वांटिटी है मेरे पास ये, ठीक है। उसके आगे मेरे पास क्या है कोस ओमेगा टी, तो यहाँ पर टी को 0 पुट कराओगे तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर जस्ट आई कैप रह गया। उसके बाद इधर पुट करवाओगे क्या 0, तो अपने पास कोस पाई बाय 2 वो क्या होता है 0 होता है, तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टी इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या है आई कैप है, तो इस तरफ है मेरे पास ये, ठीक है। तो ये क्या है टी इक्वल टू 0 के ऊपर स्टेट है ऐसी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा, तब मेरे पास क्या है ओमेगा टी जो है ना, ओमेगा टी की वैल्यू है मेरे पास तब पाई बाय 4, ठीक है। तो पाई बाय 4 के लिए मैं सोल्व कर रहा हूं यहाँ पर, तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा E1 साथ में पाई बाय 4 पुट करूंगा यहाँ पर तो कितना आएगा 1/√2 आएगा आई कैप, इधर पाई बाय 4 पुट करूंगा तो यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 भी, तो ये माइनस पाई बाय 4 बन जाएगा। तो कोस माइनस पाई बाय 4 भी क्या होता है 1/√2 होता है, तो ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा। तो यानी कि अगर मेरे पास ये ओरिजिन था यहाँ पर तो अपने पास ये कैसे जाएगी ऐसे चली जाएगी, राइट। ये क्या है तब मेरे पास क्या है t इज इक्वल टू यहाँ से ओमेगा टी क्या पुट किया था मैंने पाई बाय 4 पुट किया था, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई डिवाइड बाय 4 ओमेगा। तो अपने पास यहाँ पर पाई डिवाइड बाय 4 ओमेगा के ऊपर वो यहाँ पर आ चुका है, यानी कि इधर से इधर आ चुका है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हुई इसकी एंटी क्लॉकवाइज हुई, तो तब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है मेरे पास ये लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड होता है, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, ठीक है। तो गाइज ये हमारे पास यहाँ पर है लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। अगर मेरे पास यहाँ पर एक क्लॉकवाइज में होता तो राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाता, लेकिन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आना था वो क्या आना था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना था लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, और वेव कैसी थी स्टैंडिंग वेव। तो जस्ट जो ऑप्शन ऐसा दे रखा था लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड और स्टैंडिंग वेव, वो हमारे पास क्या हो जाना था इसका आंसर हो जाना था, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आई होप कि जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो गैस अभी बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं अभी, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो गैस क्या क्या गिवन है हमें एक ऐसे एक इंक्लाइंड सरफेस दे रखा था, ठीक है। एक हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, ये क्या दे रखा है एक सिलेंडर दे रखा है, और सिलेंडर क्या कर रहा है रोल कर रहा है, क्या कर रहा है रोल कर रहा है। तो अब हमें यह बताना है कि तब ये नीचे पहुंच जाएगा ना अपने बॉटम पे, तो हमारे पास इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितने फ्रैक्शन में होगी, मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां पर निकालने के लिए बोला गया था। क्या निकालने के लिए बोला गया था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये हमसे यहां पर निकालने के लिए बोला गया था। इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला गया था कि कितना फ्रैक्शन हमारे पास यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का प्रेजेंट है इसके अंदर, तब ये हमारा यहां पर रीच कर चुका होगा, ठीक है। लेट्स से वो यहां पर रीच कर चुका है, इसके पास लेट्स से सम वेलोसिटी है v, ठीक है, और ये मेरा ओमेगा के साथ रोटेट भी कर रहा होगा, क्योंकि रोलिंग केस में गाइस एक इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई करती है v इज इक्वल टू ओमेगा r। यहां पर r क्या है, r है गाइस हमारा रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है। ओमेगा क्या है जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रहा होगा, और v क्या है इसके सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशन वेलोसिटी है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आप फिर इसका सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डिफाइन कर दिया है, सॉल्यूशन देखो भी। तो ऐसे देखो जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होती है कैसे डिफाइन होती है, वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के साथ, राइट। अब आई क्या है मेरे पास यहाँ पर सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर के ऊपर रोटेशन कैसी हो रही है ऐसी हो रही है, तो यानी कि जो ये एक्सिस है ये वाली सिलेंडर की, उसके अबाउट मेरे पास यहाँ पर क्या हो रही है रोटेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो मेरे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर होता है, राइट। तो एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एम क्या है इसका मास है और आर क्या है मेरे पास इसका रेडियस गिवन है, स्मॉल आर क्या है रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, पीछे ही मेंशन किया था मैंने यहाँ पर आर क्या है रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 क्या है मेरे पास यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा को भी पुट करवा लो गाइस। हमारे पास क्या होता था v, अभी बताया था v इज इक्वल टू ओमेगा आर था, राइट। तो यहाँ से जो ओमेगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा मेरे पास यहाँ से v बाय आर,
पुट करवाओगे तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मेरा कट गया, बचा कितना 1/4, साथ में आया मेरे पास यहाँ पर एम वी स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालूं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ये तो रिजल्ट सबको पता है। तो यहाँ पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, रोटेशन की कितनी है 1/4 एम वी स्क्वायर है। तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, ये एलसीएम लेके कर लो, ऐड करवा लो यार, हाफ और 1/4 को ऐड करवाओगे तो 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 एम वी स्क्वायर निकालना क्या था, फ्रैक्शन निकालना था, तो फ्रैक्शन निकाल लो, नोट कर लो एक बार पोज करके, फिर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं। कर लिया? तो आओ देखो क्या करना था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, यही चीज करनी थी ना भैया हमें। तो जो रोटेशनल है अपने पास कितनी आई है, ये आई अपने पास कितनी आई थी 1/4 थी ना, हाँ 1/4, तो ये आई थी अपने पास 1/4 एम वी स्क्वायर, और टोटल कितनी आई है हमारे पास, टोटल आई है 3/4। तो हमारे पास यहाँ पर 4 से 4 कट गया, एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कट गया, तो ये 1/3 रह गया। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन तुम्हारे पास ये होगा वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या चीज निकाली मैंने यहाँ पर, ये निकालना है कि कितने फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा 9th क्वेश्चन था। अब गाइस 10th क्वेश्चन करते हैं, वो भी मैकेनिक्स का ही है, आओ देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास एक ऐसे ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। इसकी हमें यहाँ पर ये वाली हाइट h दे रखी है, ये वाली ऐसे, ठीक है। फिगर गाइस देखो एग्जैक्टली मेरे को लैंग्वेज नहीं पता, मेरे पास जस्ट ये फिगर आई थी और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, तो उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हाइट h है, ओके। अब गाइस देखो मैं यहाँ पर करना की बोला क्या गया था कि हमने इसको यहाँ पर ऐसे डिस्प्लेस कराया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन क्या है मेरा, ये वाला प्लेन है, तो इसको हमने ऐसे डिस्प्लेस करवाया है हल्के अमाउंट से। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, स्मॉल ऑक्सीलेशन कर रहा है, और हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया ओमेगा। क्या निकालने के लिए बोला गया, ओमेगा, फाइंड ओमेगा, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहाँ पर क्या निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला गया। तो मैं इसको स्मॉल अमाउंट से ऐसे डिस्प्लेस कराऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पर किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑक्सीलेट करेगा, या मैं कहूँ किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑक्सीलेट करेगा, वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी, राइट। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास फिक्स एक्सिस है वो कौन सी है, ये वाली है। इस वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे हो रहा होगा ऑक्सीलेट, इसको समझो गाइस। लेट्स से मेरे पास ये मान लो ट्रायंगल है, ये पास मेरे पास एक्सिस जो फिक्स है, इसको मैंने क्या करा है, ऐसे डिस्प्लेस कराया है, साइड में से दिखाता हूँ, ऐसे डिस्प्लेस कराया। तो अब ये क्या करेगा, ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, ये ऐसे, ठीक है। ये वाली एक्सिस क्या रहेगी, यहाँ पर फिक्स रहेगी ऊपर वाली, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। आई होप की प्रॉब्लम क्लियर होगी, मतलब जो मेरे को क्वेश्चन में लिखा गया था मैं उसके अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा बहुत हो सकता है कि यार मेरे को गलत क्वेश्चन मिला हो, तो फिर उसकी वजह से मिसमैच हो सकता है, लेकिन मोस्ट वाली किसी ने स्टूडेंट ने शेयर किया तो ठीक ही किया होगा, तो मैं भी उसी को ठीक मानते हुए ही सोल्व कर रहा हूँ, राइट। तो आप देखो गाइस करते हैं हम यहाँ पर प्रॉब्लम को, हमें क्या करना है, ओमेगा निकालना है। तो गाइस हमें एक रिजल्ट पता होता है टाइम पीरियड का, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं भी यहाँ पर, कि हमारे पास तब एक रिजिड बॉडी होती है ना, तो उसका जो टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 2π, साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही है। तो मेरे पास यहाँ पर रोटेशन इस वाली एक्सिस के अबाउट हो रही है, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा, निकाल लेंगे, हल्का सा वेट करो। डिवाइड में क्या आएगा, mgd आएगा। यहाँ पर d क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर गाइस मेरे को जो ट्रायंगल है ये कांस्टेंट मास डेंसिटी का बोला गया था। लेट्स से सिग्मा इसकी क्या है, मास डेंसिटी है, मान लो अपनी तरफ से, क्वेश्चन में गिवन था तो ठीक है, नहीं भी गिवन था तो अपनी तरफ से मान लेंगे, कांस्टेंट मास डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। तो लेट्स से इसका ये सेंटर ऑफ मास है मेरे पास, हालांकि हमें सेंटर ऑफ मास पता होगा कि कहां पर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसके सेंट्रोइड के ऊपर होता है। अगर तुम्हारे पास यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का दे रखा है तो उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर ही होगा ना हमारे पास सेंटर ऑफ मास, राइट। और सेंटर ऑफ मास की अब हमें पोजीशन पता है कि सेंट्रोइड के ऊपर, सेंट्रोइड के ऊपर कैसे एक रिलेशन होता है हमारे पास, और वो क्या होता है देखो, उसकी पोजीशन के लिए रिलेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे को ये वाली साइड पता है ना, मेरे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था, शायद मैंने मेंशन नहीं किया, ये गाइस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन, मतलब कि सारी साइड क्या है इसकी सेम है, ठीक है। ऑल साइड क्या है इसकी सेम गिवन है, ओके, ठीक है। लेट्स से ए साइड है उसकी, साइड ए, ठीक है, ओके। तो अब देखो गाइस करते हैं इस क्वेश्चन को करना शुरू।
तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसका सेंटर ऑफ मास मेरा कहां पर है। तो सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड के ऊपर होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। कि हमारा जो ये पॉइंट होता है ना, जो सेंट्रोइड होता है, वो कैसे डिवाइड होता है, ये वाला 1 होता है, ये 2 पार्ट होता है, मतलब कि जितना ये है ना उससे दुगना ये होता है। तो ऊपर वाला इस टोटल हाइट का क्या होगा, 1/3 होगा। तो यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट से मेरे पास डी है, मतलब लेट से क्या यहाँ पर मैंने डी बोला इस चीज को, तो डी है। तो जो डी की वैल्यू होगी ना, ये मेरे पास क्या होगी, h/3 होगी। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, h/3 होगी। तो इसको मैं यहाँ पर h/3 बाद में पुट करवा लूंगा। गैस यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन को समझाऊं, h के टर्म्स में आंसर निकालना था, यहाँ पर साइड a की टर्म्स में आंसर नहीं निकालना था, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर गिवन थी मेरे को जस्ट यहाँ पर h गिवन था और साथ में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया था। तो हो सकता है कि वहां पर साइड a क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो। ठीक है, लेकिन अगर साइड a गिवन होती और ऑप्शन a की टर्म्स में गिवन थे तो उसकी टर्म में निकाल लोगे, और अगर h के टर्म में ऑप्शन गिवन थे तो h की टर्म में निकाल लोगे। वो तो ट्रांसलेट करने में, मतलब स्विच करने में तो यार 1 मिनट का टाइम लगता है, कैसे ही कर लो। ठीक है, तुम्हें ये वाली साइड पता होती है ना, यहां से लेकर यहां तक कितना है, इसको लेट से पॉइंट a कह दो और इस वाले पॉइंट को b कह दो। हमें पता होता है ना कि अगर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मेरे को पता है ना कितना होता है। अगर ये साइड a है तो ये वाली जो हाइट होगी ना, ये वाली हाइट जो यहाँ पर सेम हाइट होगी, ये वाली हाइट होगी मेरे पास √3a/2। ठीक है, तो ये रिलेशन में ट्रायंगल का पता है, नहीं पता होता कोई दिक्कत की बात नहीं है, पाइथागोरस से कुछ सेकंड के अंदर निकल आता है। ये अपने पास साइड a है, ये a/2 है, लगा दो यहाँ पर पाइथागोरस इस ट्रायंगल के अंदर, और यहाँ से मेरे पास ये वाली हाइट आ जाएगी √3a/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइट है, तो अगर h के टर्म्स में गिवन था तो h के टर्म्स में निकाल लेंगे, a के टर्म्स में गिवन था तो a के टर्म्स में निकाल लेंगे। राइट, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो छोटी सी चीज है। ठीक है, ओके। अब मेन चीज है गाइस यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूँ। तो गाइस देखो, ट्रायंगल के लिए ना फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल ऐसे है और इस एक्सिस के बाद मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस एक्सिस के बाद मेरे पास फॉर्मूला होता है BH³ डिवाइड बाई 12 और साथ में सिग्मा B। ठीक है, सिग्मा क्या है यहाँ पर, मास डेंसिटी है। B मेरे पास क्या है, जो ये बेस है ना, ये वाली साइड, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर B है जो कि हमारे पास A के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास है, और H क्या है, ये हाइट है। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल होता है तो ये उसका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। इसको तुम निकाल भी सकते हो आराम से, जैसे हमने क्लास के अंदर निकाले हैं बाकी के, वैसे हम इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सोल्व करोगे और यहां से तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, भी डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने वाले हैं कि हमारे पास इस एक्सिस अबाउट क्या होता है, ये होता है। अगर सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ पर कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से रिजल्ट निकल करके आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर बी की वैल्यू को ए पुट करवा लो, तो सिग्मा एज इट इज, बी की जगह पर ए आ गया, एच की जगह पर अगर एच के टर्म्स में छोड़ने तो एच के टर्म्स में छोड़ लो, एक काम करते हैं एच के टर्म्स में रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बी को ए, अब ए को एच के टर्म्स में पुट करा लो यहाँ से, तो कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा। यहाँ से ए कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 डिवाइड बाई √3h आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सब कुछ एच के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर हाइट एच गिवन थी, साइड ए मेंशन नहीं थी, तो मैं यहाँ पर एच के टर्म्स में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास देखो क्या आएगा, अपने पास आएगा यहाँ पर b की जगह पर ये वाली पुट करवानी है, 2h डिवाइड बाई √3, तो 2h डिवाइड बाई √3 आ जाएगा, साथ में h का क्यूब आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, तो यहाँ से 6 बन जाएगा। तो ऐसे मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा h की पावर 4 डिवाइड बाई 6/√3। ठीक है, किसकी वैल्यू है अपने पास, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, ओके। अब देखो आगे की बात करनी है, आगे की बात क्या करनी है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर ओमेगा। राइट, तो ओमेगा ये गाइस टी का एक्सप्रेशन, लेकिन हमें ओमेगा निकालना है। राइट, चलो ओमेगा बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, पहले टी निकाल लेते हैं, मैंने टी का एक्सप्रेशन लिखा है, तो आओ गाइस फिर टाइम पर निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर टी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर यूज करवा लूंगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 पाई है, साथ में √i है, साथ में डिवाइड बाय क्या, mgd है। राइट, तो यहाँ पर mgd में डाल लूंगा। राइट, तो यहाँ से मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, 2 पाई है, उसके बाद में क्या है, √i है, i की वैल्यू ये रही, सिग्मा h4 डिवाइड बाय 6/√3, और साथ में यहाँ पर क्या mgd है, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करवा लो। मास की वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, मास गाइस देखो, मास किसका चाहिए, ट्रायंगल का चाहिए ना, तो यानी कि उसकी मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, √3/4a²। राइट, अब यहाँ पर a को h के टर्म्स में पुट करवाना है। ठीक है, तो सिग्मा √3 डिवाइड बाय 4, a की वैल्यू कितनी है, 2/√3, तो 2 डिवाइड बाय √3, साथ में क्या भाई मेरे पास यहाँ पर h है, तो यहाँ पर आ जाएगा h और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई करवा लो जितना करवा सकते हो। तो अपने पास ये 4 से तो 4 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा ना, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, अपने पास आएगा सिग्मा
√3 नीचे रह जाएगा जस्ट एक, और साथ में h, तो ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा h² आएगा ये, सॉरी h², तो ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा। अब इस चीज को मैं यहाँ पर पुट करवा लूंगा, राइट। तो आओ देखो क्या बन जाएगा ये, तो अपने पास मास पुट हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा h² डिवाइड बाय √3, तो ये वाला √3 से √3 कट जाएगा मेरा। उसके बाद आगे की बात की जाए तो यहाँ पर g था और साथ में d था। d की वैल्यू हमने निकाली थी पहले, d की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, d की वैल्यू कहीं तो निकाली थी हमने, कहाँ रखी थी हमने d की वैल्यू, ये रही h/3, ठीक है। तो यहाँ पर h/3 को पुट करवा दूंगा, d की वैल्यू h/3, तो यहाँ पर आ गया h/3, राइट। तो अब यहाँ पर जितना सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई इसको हम करवा लेंगे। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 है, साथ में मेरे पास यहाँ पर सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, h³ अपने पास यहाँ पर 4 को हटा देगा, साथ में अंडर रूट आएगा, यहाँ पर h बचा हुआ तो h, इधर 6 है इधर 3 है, तो क्या बचेगा 2g बचेगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, इसका टाइम पीरियड आ चुका है, ठीक है। तो टाइम पीरियड को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिख लेता हूँ एज इट इज, तो 2π, साथ में क्या है मेरे पास यहाँ पर √h डिवाइड बाई 2g है मेरे पास, ये है, राइट। इसके बाद गैस अगर आगे की बात की जाए तो हमें क्या निकालना था, यहाँ पर ओमेगा निकाला था, तो पहले टी में मैंने वैसे ही निकाल दिया, टी यहाँ पर निकालने के लिए बोला नहीं गया था, ठीक है। हम डायरेक्टली ओमेगा का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने यहाँ पर टाइम निकाल लिया है तो कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है 2π/t ये आ चुका है, राइट। तो टी मेरे पास ऊपर है, तो अपने पास क्या बच जाएगा, जैसे 2g डिवाइड बाई h बन जाएगा ये, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो गैस ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। तो गैस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ रहे होंगे। और गैस इन केस अगर आपके पास इनसे अलग कोई और क्वेश्चंस हैं तो गैस आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मेरे को इस नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो जो बाकी के एग्जाम्स में पूछे गए थे, क्योंकि अब मेरे पास जो है क्वेश्चन कुछ ही बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन और है मेरे पास जो सोल्व करने बचे हैं, बाकी मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। तो अगर आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कर दोगे तो बाकी के क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो गैस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इन केस गाइस अगर आप IIT-JEM 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और रिवीजन करना चाहते हो तो गाइस अल्फा बैच चला हुआ है, हमारे 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इन केस इंटरेस्टेड हो तो आप अल्फा बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप गेट या फिर नेट की प्रिपरेशन करने वाले हो तो गाइस 15 दिसंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, CSN नेट और गेट के लिए रिकॉर्डेड कोर्स है, तो आप उसके अंदर एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइज किसी और वीडियो के अंदर। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।